गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे। ये बताए थे आपको कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आपको एटॉमिक साइज बताया गया था। बोले थे कि इस फैक्टर के मदद से आंसर तब देंगे जब ऑर्बिट नंबर में डिफरेंस हो। जब ऑर्बिट नंबर में डिफरेंस होता है तब इस फैक्टर के मदद से आंसर दिया जाता है। जिसका एटॉमिक साइज छोटा होता है उसमें ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा, और जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसमें कम ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर पढ़ाया गया था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में आपको दो बात बताया गया था कि ये इसके मदद से कब आंसर देना है। सबसे पहला बताया गया था कि जब ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम हो, और दूसरा बताया गया था कि दोनों ही स्टेबल हो चाहे तो दोनों ही अनस्टेबल हो, तब न्यूक्लियर चार्ज के मदद से हम लोग आंसर देते हैं। जो लोग लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हों वो पहले लास्ट क्लास का वीडियो देख लें। तीसरा बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके मदद से आंसर हम लोग तब देते हैं जब ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम हो, एक स्टेबल हो और एक अनस्टेबल हो। जो स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। जो एटम छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देना होगा। ये 3 फैक्टर हो गया था। चौथा फैक्टर, आखिरी फैक्टर था पेनिट्रेशन इफेक्ट। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे आज का चौथा इफेक्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबसे पहले तो हम लोग यही बात इसमें जानेंगे कि आखिर इस फैक्टर के मदद से आंसर देते कब हैं। ऐसा क्या देखेंगे कि आंसर पेनिट्रेशन इफेक्ट के मदद से देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन ऑर्बिट इज सेम, when orbit is same and suborbit is different, when orbit is same and suborbit is different, अगर ऑर्बिट सेम है सबऑर्बिट डिफरेंट है, when orbit is same and suborbit is different, then answer is given on the basis of penetration effect। पहले ये बात बताएं कि आखिर ये फैक्टर लगाते कब हैं। तो जब ऑर्बिट सेम हो सब ऑर्बिट डिफरेंट हो तब ये फैक्टर लगाते हैं। इस फैक्टर की मदद से आंसर देते हैं। क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसमें आंसर क्या देते हैं वो अब धीरे धीरे बताने जा रहे हैं। पहले बताएं कि अगर ऑर्बिट सेम है सब ऑर्बिट डिफरेंट है तब इस बेसिस पे आंसर देना है। फिर लिख रहे हैं इसी में विदिन सेम ऑर्बिट, विदिन सेम ऑर्बिट penetration effect decreases in the order, within same orbit penetration effect decreases in the order S, P, D, F। अब ये जो बात लिखा हुआ है इसको पहले हम समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन की मदद से बताते हैं। जैसे बात समझिए, अगर न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट में होता है S। अगर दूसरा ऑर्बिट है तो इसमें होता है S और P, पहले S तब उसके बाद P। अगर तीसरा ऑर्बिट है तो उसमें होता है पहले S फिर P तब D। मतलब न्यूक्लियस के करीब है 3s, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है 3p,
उससे थोड़ा और दूर है 3D। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां है और इलेक्ट्रॉन यहां है, आपको दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक बार इससे निकालना है, एक बार इससे निकालना है। आपको देखना है कि किस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है, जैसे आप इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है, कैसे आप कील अगर रखते हैं, कील, और अगर हथौड़े से अगर उसके ऊपर मारते हैं तो कील अंदर घुसते चला जाता है, तो कहते हैं कि वो दीवार को पेनिट्रेट करते चला जा रहा है, दीवार को छेदते चला जा रहा है। तो यही है पेनिट्रेशन, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कम ही पेनिट्रेट कीजिएगा तो 3D से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और 3s से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पेनिट्रेशन ज्यादा करना होगा। तो दिमाग में रखिए कि जिसमें ज्यादा पेनिट्रेशन करना होगा उसमें ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, और जिसमें कम पेनिट्रेशन करना होगा उसमें कम एनर्जी का जरूरत है। तो अगर 3D से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, लो होगा, और अगर 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। ये बात कब हो रहा है? एक ही ऑर्बिट के अंदर बात हो रहा है, ये नहीं कि इसमें और इसमें नहीं देखना है, फिर तो एटॉमिक साइज हो जाएगा अगर ऑर्बिट डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑर्बिट सेम है, सब तीसरा ही ऑर्बिट है, लेकिन सब ऑर्बिट डिफरेंट है, कोई s है, कोई p है, कोई d है। तो कहता है कि एक ही ऑर्बिट में, विद इन सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में पेनिट्रेशन इफेक्ट घटता है इस ऑर्डर में। मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा s में, क्योंकि s से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा पेनिट्रेट करना होगा, ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। p से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें s के तुलना में कम पेनिट्रेट करना होगा, d में और कम पेनिट्रेट करना होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में यही बात जानना है कि s में ज्यादा पेनिट्रेट करना है, p में कम पेनिट्रेट करना है, d में और कम, f में और कम। अब इस पर सवाल कैसे आएगा, हम आपको सवाल दिखाने जा रहे हैं। ये तो अभी बताएं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्या, ये कब लगेगा? तो ये तब लगेगा जब ऑर्बिट सेम होगा, सब ऑर्बिट डिफरेंट होगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन है, विच हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और वाई, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और क्यों? है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कंपेयर करना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। अब देखिए, बनाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? तो तीसरे ऑर्बिट के s से निकालना है इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट के s से। इसके बाद जो दूसरा एटम है जैसे एल्यूमिनियम, अगर इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इलेक्ट्रॉन 3p से निकालना है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s से निकालना है, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन 3p से निकालना है। आप देख लीजिए ऑर्बिट सेम है, थर्ड ऑर्बिट, लेकिन सब ऑर्बिट डिफरेंट है। सब ऑर्बिट डिफरेंट होता है तब आंसर हम लोग देते हैं ये पेनिट्रेशन इफेक्ट के मदद से। मतलब कारण तो यही होगा, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये जो y है इसका आंसर ये दिए, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। लेकिन विच हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? तो आप ये सोचिए कि न्यूक्लियस दोनों थर्ड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, एक है 3s और एक है 3p, 3s 3p, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है। एक में कम पेनिट्रेट करना पड़ रहा है, एक में ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा।
आयोनाइजेशन एनर्जी कहिए या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहता तो ऐसे लिखते, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका हाई है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसका हाई है, क्यों? तो ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये हम लोग 4 फैक्टर पढ़े कि जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है उसका वैल्यू 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट। चारों फैक्टर कब लगाते हैं ये अभी आपको बता दिया। अब हम लोग ये जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है इसका वेरिएशन देखेंगे कि ग्रुप में और पीरियड में, कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम अगर नीचे बढ़े तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के वैल्यू को क्या होगा, और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर बढ़े तो इसके वैल्यूज को क्या होगा। अब कॉपी पर हेडिंग देंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, variation of ionization enthalpy in group and in period। हम लोग अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी के वैल्यू को क्या होगा ग्रुप में और पीरियड में। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इन पीरियड। आप ये दिमाग में रखें कि अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर बढ़ेंगे, किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेज क्यों इंक्रीज करेगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और एक बात आपको बता दें कि हम लोग को कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लास 11th में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में वेरिएशन पढ़ना है। सारे पीरियड में नहीं, सातों पीरियड में नहीं, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में हम लोग को वेरिएशन जानना है। तो अभी आपको बता रहे हैं कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे बात समझिए, अगर सेकंड पीरियड का बात करें, सेकंड पीरियड का, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो सेकेंड पीरियड में है बेरिलियम, गलती लिख दी है, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। पहले सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख दिए, सबका एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो पहले बताया गया है कि किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट अगर बढ़िएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब इससे ज्यादा इसका होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे ज्यादा इसका होना चाहिए, 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 इससे ज्यादा इसका होना चाहिए और इससे ज्यादा इसका होना चाहिए। लेकिन दो जगह प्रॉब्लम है। एक जगह प्रॉब्लम है यहां, इसका ज्यादा होता है, बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरॉन का कम होता है। और एक जगह यहां प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है। बात सुन लीजिए, ऐसे तो ये ट्रेंड है कि किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये तो पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको ये तो बता देना है कि हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन दो जगह प्रॉब्लम है, जैसे एक बेरिलियम बोरॉन के केस में प्रॉब्लम है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में प्रॉब्लम है सेकेंड पीरियड में। तो जहां पे प्रॉब्लम है वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है कि बेरिलियम और बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करिए कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जाम में दे देगा,
कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। यहां जो कारण है वो है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें 1s2 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें 1s2 2s2 2p1। आपको 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऑर्बिट देख लीजिए सेम है, सब ऑर्बिट देख लीजिए डिफरेंट है। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब ऑर्बिट सेम होता है, सेकेंड ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट डिफरेंट होता है, एक है s एक है p, तो उस केस में s से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहां जो कारण है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी, यहां जो कारण है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p3, यहां लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p4। अब आप देखिए कि ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम है, एक स्टेबल है हाफ फील्ड, एक अनस्टेबल है इनकम्प्लीटली फील्ड। तो जब ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम हो, एक स्टेबल हो एक अनस्टेबल हो, तो उस केस में आंसर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको सेकेंड पीरियड का बात हो गया। मतलब अगर आप इसको ऑर्डर में अगर सजाएं, अगर आप इसको ऑर्डर में सजाएं तो पहले लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इससे ज्यादा किसका है तो पहले बोरॉन का, इससे ज्यादा किसका है तो बेरिलियम का, इससे ज्यादा किसका है तो कार्बन का, इससे ज्यादा किसका है तो ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा किसका है तो नाइट्रोजन का, इससे ज्यादा किसका है तो फ्लोरीन का, इससे ज्यादा किसका है तो नियोन का। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पीरियड में। क्यों ये देखने को मिला, ये पहले ये बाद में क्यों आ गया तो ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये पहले ये बाद में क्यों आ गया तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसा आपको इसमें देखने को मिल रहा है वैसा ही आपको थर्ड पीरियड में भी, ये तो सेकंड पीरियड का बात बताएं। सेकंड पीरियड में आप देख रहे हैं कि सेकंड थर्ड मेंबर में ये प्रॉब्लम है और फिफ्थ सिक्स्थ मेंबर में भी ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा ही आपको थर्ड पीरियड में भी देखने को मिलेगा। हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, कॉपी पर जब नोट करेंगे तो पहले ये नोट करेंगे, ये लिखेंगे, अब इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे आप थर्ड पीरियड वाला, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए एक को इसको मिटा दिए। अब देखिए थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो है सोडियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है एल्यूमिनियम, इसके बाद है सिलिकॉन, इसके बाद है फास्फोरस, इसके बाद है सल्फर, इसके बाद है क्लोरीन और इसके बाद है आर्गन। ये तो है कि हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, लेकिन प्रॉब्लम जैसे आया था सेकंड थर्ड मेंबर में वैसे ही यहाँ भी है, फिफ्थ सिक्स्थ मेंबर में वैसे यहाँ भी है। यहाँ जो कारण हुआ करता था ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट वही है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर देखने में प्रॉब्लम हो, मान लीजिए देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो हम तो बोल ही दे रहे हैं, तो सुन के भी लिख लिया कीजिए ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, और इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s से 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसमें आपको देखिए इतना, इसके जगह पे नियॉन भी लिखा जा सकता है 3s2 3p1। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 3p से और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s से। अब ऑर्बिट दोनों का सेम है, सब ऑर्बिट दोनों का डिफरेंट है,
तो सब ऑर्बिट डिफरेंट है, तो एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नियॉन 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाए हुए हैं। 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नियॉन 3s2 3p4, लेक्चर नंबर 7 में सिखाए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें 3p से निकालना है, इसमें भी 3p से निकालना है। ये हाफ फील्ड है, ये इनकम्प्लीटली फील्ड है, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देना पड़ेगा। तो ये आपका पीरियड वाला बात हो गया। पीरियड में अगर थर्ड पीरियड में देखें तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी कम किसका है, तो सोडियम का, इससे ज्यादा किसका है, तो एल्यूमिनियम का, इससे ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम का, इससे ज्यादा किसका है, सिलिकॉन का, इससे ज्यादा किसका है, सल्फर का, इससे ज्यादा फास्फोरस का, इससे ज्यादा क्लोरीन का, इससे ज्यादा आर्गन का। तो ये आपको ऑर्डर दे दिया। तो अभी हम लोग वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड देख लिए कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाइएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी चीज पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 कि अमोंग द second period elements, among the second period elements, the actual ionization enthalpies, the actual ionization enthalpies are in the order lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon. Explain why beryllium has higher ionization enthalpy than boron. Beryllium has higher ionization enthalpy than boron. Number 2, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen and fluorine. देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सेकेंड पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यही ऑर्डर है। तो अभी जो हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड पढ़ाए हैं, तो सेकेंड पीरियड का ये ऑर्डर हम भी लिख दिए थे कि सेकेंड पीरियड का ये ऑर्डर है। अब आपको इसी में ये पूछ रहा है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा होता है बोरॉन से। तो अभी जस्ट ये बताया गया है कि बेरिलियम में 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन दूसरे के p से निकालना है, इसमें दूसरे के s से निकालना है। ऑर्बिट सेम है, सब ऑर्बिट डिफरेंट है, तो इसमें ज्यादा पेनिट्रेट करना है s में। तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये इसका आंसर हो गया।
कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है बोरॉन से, तो ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसमें ज्यादा पेनिट्रेट करना है, इसमें कम पेनिट्रेट करना है। इसके बाद फिर इसमें जो दूसरा सवाल है कि ऑक्सीजन का कम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3। तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है इसके कंपेयर में, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है इसके भी कंपेयर में। तो दो बार बनाना है, एक बार ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला, एक बार ऑक्सीजन फ्लोरीन वाला। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5, ये दोनों बनाना है। सबसे पहले इसमें आते हैं, कह रहा है कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है नाइट्रोजन से। तो ये तो आप देख रहे हैं कि हाफ फील्ड है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा और इसमें आपको एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर देंगे इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल है। तो यहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। इसमें ऑर्बिट सब ऑर्बिट सेम है, दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज कम है, इसके न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है। तो जिसके न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। तो इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका लो हुआ ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर यहां लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर कब लगाते हैं, जब ऑर्बिट सब ऑर्बिट दोनों सेम हो, दोनों ही स्टेबल हो चाहे दोनों ही अनस्टेबल हो। यहां दोनों ही अनस्टेबल है तो यहां न्यूक्लियर चार्ज की मदद से आंसर देंगे। तो ये आपको वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन ग्रुप, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब इन ग्रुप में लिखेंगे कि अगर टॉप टू बॉटम अगर मूव करें किसी ग्रुप में, ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव करें किसी ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घटता है। मतलब शुरुआत में जो एटम होगा उसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, अब बाद में जो एटम आते जाएगा उसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें घटता है। क्यों घटता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी आपको एक बात बता दें कि एटॉमिक साइज वाला बात तो इसके पहले भी हम बताए हैं, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्ड पहली बार यूज कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज के ये जैसा ही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वो हम बता रहे हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको क्यों नाम दिया गया स्क्रीनिंग इफेक्ट तो वो अभी एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रुप में जो ऊपर होगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। तो ऊपर वाले एटम में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से निकालना है, नीचे वाले एटम में इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है।
यहां आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में। यहां दूरी बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। आपको पहले भी बताया है कि कमजोर फोर्स को हम ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स को कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं। तो यहां अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। यहां अगर कमजोर फोर्स है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम देगा। यहां कम ही एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहां ज्यादा एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो दिमाग में रखिए कि ऊपर से नीचे अगर आप बढ़ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घटते चला जा रहा है। ऊपर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है, नीचे में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घटते चला जा रहा है। क्यों घटते चला जा रहा है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है, देखिए ये जो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। तो कम ही एनर्जी देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये एक बात बताया। दूसरा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कि आप निकाल रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये सब जो ऑर्बिट है इसको स्क्रीन कहते हैं। वो स्क्रीन जो कि इस न्यूक्लियस को ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा अपने तरफ। ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ खींचेगा अट्रैक्शन फोर्स से, लेकिन ये सब जो स्क्रीन है वो उसको रोकने का काम करेगा। एक प्रकार का कवच समझिए इसको, प्रोटेक्टिव लेयर समझिए इसको, कि ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर खींचने से रोक रहा है इसको। तो यहां पर कवच ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होता तो कवच कम होता, इलेक्ट्रॉन यहां होता तो कवच और कम होता, यहां पे कवच और कम है। तो दिमाग में रखिए कि सबसे ज्यादा यहां खिंचा रहा है, ये कवच इसको रोक रहा है खींचने से। ये दो कवच हो गया तो इसको और रोक रहा है और रोक रहा है और रोक रहा है। इसका मतलब है कि यहां सबसे कम फोर्स से खिंचा रहा है। तो जब ये कम फोर्स से खिंचा रहा है तो कम ही एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो आप एटॉमिक साइज भी समझ सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहीं कहीं पे बुक वगैरह में लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला भी बात भी यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा। इसमें ज्यादा, कम और कम और कम और कम, इस तरीके से। तो ये हम लोग ग्रुप और पीरियड का वेरिएशन हम लोग इसका पढ़ लिए। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिमाग में रखेंगे कि शुरुआती दो प्रॉपर्टी में ही समय लगता है। एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी में समय लगता है जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इस चैप्टर में एक एटॉमिक रेडियस टॉपिक बचेगा। मतलब ये चैप्टर मुश्किल से 3 क्लास और चलेगा, ठीक है। 3 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग ये 3 क्लास के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट और बढ़ते चला जाएगा। आप देखिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो बेहद आसान था, उससे ये थोड़ा सा बढ़िया है। इससे भी बढ़िया हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद तो कहना ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब बेहतरीन टॉपिक है। तो आप अच्छे से वीडियोस को देखा करिए, नोट्स को अच्छे से बनाया कीजिए, जो भी क्वेश्चंस करवाएं बोर्ड पे उसको बार बार पढ़ा कीजिए। कोई भी स्कूल का एग्जाम होगा तो उसी से क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा, ठीक है। एनफ फॉर द डे।